मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 9 जून मंडे का दिन और दोपहर के 3 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं अभी मार्केट की करेंट कंडीशन क्या है एंड ट्रेड प्लान किस तरीके से यहाँ पे हमें करना है। एंड आज के दिन आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी शेयर करनी थी, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये एक नई स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, मैं एक नई स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ और क्या मुझे वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और उसके रिजल्ट्स और उसका जो भी ऑनगोइंग लेसन होगा वो मुझे शेयर करना चाहिए नहीं, वो लोग आप लोग मुझे बताना। एंड उससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अभी करंट कंडीशन देख लेते हैं मार्केट की क्या है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक अच्छा टॉप नज़र आ रहा है और मार्केट ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। तो अगर करेक्शन आना है तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। अगर हम इस लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और आप अगर टॉप से कैलकुलेट करोगे तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन यहाँ पे देख लिया है, जो कि एक टेम्परेरी करेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा प्राइस होता है। अभी आप देखोगे तो 4 दिन पहले एक अच्छा क्लोज भी आया था $1 लाख के आसपास, जो कि लास्ट स्विंग के नीचे क्लोज था। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है शॉर्ट साइड का। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो गई थी मार्केट, बट इवेंचुअली हम लोगों ने $1 लाख का सपोर्ट लिया एंड अभी कंटिन्यूसली 4 दिन तक हम लोग बुलिश रहे हैं। अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आपको नज़र आ रही होगी, जिसको हम लोगों ने ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, विच क्लियरली शोज़ कि कितना ज़्यादा नीचे से बुलिश चीज़ हो रही है मार्केट में और बाइंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ से थी। राइट नाउ मैं क्या देखना चाहता हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अभी ट्रेंड तो आपका रिवर्स हो गया है, अब मैं वेट कर रहा हूँ एक रीटेस्ट का। मार्केट चाहे अपर लेवल पे होल्ड करके उस चीज़ को कंटिन्यू करे या फिर एक छोटा सा रीटेस्ट हमें देखने को मिले और फिर हम लोग जाएं। उस तरीके से प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऐसे मूव नहीं करेगा और ये मैं अपनी वीडियो में बार बार आपको समझाता हूँ कि कभी भी डायरेक्ट मूव नहीं आते हैं। या तो मार्केट इस रेजिस्टेंसेस के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले या फिर हम लोगों को एक टेम्परेरी रीटेस्ट देखने को मिले एंड देन फिर हम लोग एक फाइनल पुल बैक के लिए, फाइनल रैली के लिए रेडी हो जाएं। अच्छी बात यह है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, क्योंकि अक्सर जब भी एक बड़ा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है या बड़े करेक्शन के लिए मार्केट प्रिपेयर करता है तो ये ट्रेंड लाइंस ब्रेक नहीं होती। इसका साफ एग्जांपल है जो हम लोगों ने फरवरी के अंदर डाउन ट्रेंड देखा था, जो कि काफ़ी लंबा डाउन ट्रेंड था। उसके अंदर आप देखोगे तो हम लोगों ने 2-3 महीने तक ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं किया था। लेकिन जब भी आपका टेम्परेरी करेक्शन आएंगे तो आप देखोगे ट्रेंड लाइन जो होते हैं वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं एंड फिर हम लोगों को सून अच्छी रैलीज भी देखने को मिलती हैं। तो ये उसका एक अच्छा इंडिकेशन है, एक प्योर इंडिकेशन है। अगर मार्केट में फंडामेंटली सब ठीक रहा, जैसे कि बीच में न्यूज़ भी आई थी डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हो जाता है। और टेस्ला के शेयर्स पे तो बहुत बुरा इम्पैक्ट आया था एंड अच्छी चीज़ ये है कि बिटकॉइन पे इतना नहीं आया, वरना इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता था। अगर अच्छी न्यूज़ आई तो हम लोग बहुत जल्द इस टॉप को ब्रेक करने वाले हैं एंड एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ बिटकॉइन जाएगा। जैसा मैंने आपको पिछले 1.5 साल से 2 साल से बोल रहा था, 2023 में भी मैंने ये बोला था कि बिटकॉइन का आपका मेजर हाई जो है वो 1,25,000 के आसपास ही देखने को मिलेगा जब बुल रन स्टार्ट हो रहा था, राइट। तो उसी के बिल्कुल नियर पहुंच चुके हैं। सब पॉजिटिव रहा तो सून हम लोग 1,25,000 जो है उसको क्रॉस करने वाले हैं। और अगर बीच में कुछ भी नेगेटिव होता है तो दिस इज़ द टॉप। मार्केट को इसको क्रॉस करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है यहाँ पे एक ऐसा होल्ड बन जाए या फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्टली ही रिजेक्ट होकर नीचे आने लग जाए। ये कंडीशन रहेगी। वो जब मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा हमें तब ऑब्जर्व करना होगा कि चीज़ें कैसे काम करेगी। पिछली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से मैंने ये चीज़ बताई थी कि कैसे ये एक टॉप बन सकता है एंड यहाँ से हम लोगों को एक टेम्परेरी करेक्शन देखने को मिल सकता है। उसमें मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर टेम्परेरी 5-8% 10% का करेक्शन आता है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड मार्केट बहुत बुलिश है। एंड वही चीज़ हुई भी है। किसी को अगर एनालिसिस बहुत अच्छे से सीखना है, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ब्यूटीफुली चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया है, आप उसको ज़रूर मेक श्योर करना कि आप वॉच करो, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। राइट नाउ मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि मार्केट या तो होल्ड करे या फिर रिटेस्ट एंड देन यहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यूएशन देखने को मिले। इंट्राडे चार्ट की बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में चीज़ें कैसे दिख रही हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा एक डाउन साइड का रैली आया था, मार्केट ने एक पुल बैक दिया, पुल बैक देके मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। ये नॉर्मल प्राइस एक्शन है, जैसा प्राइस एक्शन बिहेव करता है ये उसी तरीके का प्राइस एक्शन है कि मार्केट ने एक ट्रेंड कंटिन्यू किया, पुल बैक किया एंड देन उसको और कंटिन्यू किया। उसके बाद जो सबसे अजीब चीज़ हुई कि मार्केट ने अपने लास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर उसी दिन से वी शेप रिकवरी दी। आप देखोगे तो बीटीसी में इंट्राडे में बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि वी शेप रिकवरी हो। एंड इसके बारे में मैंने बताया भी था कि इट्स वेरी रेयर कि वी शेप रिकवरी इतनी तेज़ी से आए
एंड पूरा मार्केट रिकवर कर गया। आमतौर पे होता क्या है, जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, पहले ये सपोर्ट था लेकिन उसके बाद जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये एक रेजिस्टेंस है, तो आमतौर पे जब पुल बैक आता है तब इसी रेजिस्टेंस से हम लोग पुल बैक लेके ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, या फिर एटलीस्ट यहाँ से एक रिटेस्ट आता है तब ट्रेंड कन्फर्मेशन होता है कि रिवर्स हो रहा है। अदरवाइज ये वी शेप रिकवरी बहुत ज़्यादा रेयर होती है। दैट्स वाई इसमें मैंने कोई पंगे नहीं लिए और मैं वेट करता रहा। और जब मार्केट ने अपर लेवल यहाँ पे होल्ड करना शुरू कर दिया है तो इट्स वेरी क्लियर कि चीज़ें अब बुलिश होने की तरफ जाएंगी। लास्ट जो हमारा रेजिस्टेंस था विच इज़ 1,06,000 के आसपास, ये वाला एरिया, अब फाइनली मार्केट इसके आसपास आ गया है। और सैटरडे संडे आप देखोगे कैसा गया, सैटरडे संडे हमने पूरा अपर लेवल होल्ड किया है। फ्राइडे के दिन ये मूव आया, सैटरडे के दिन हल्का सा हम ऊपर गए, संडे के दिन रिटेस्ट करके फिर ऊपर गए, और आज मंडे के दिन ओपनिंग के साथ ही ब्रेकआउट कर दिया। तो सिंपली हम लोग कंटिन्यूशन की तरफ जा रहे हैं एंड रेजिस्टेंस 1,07,000 का जो ये मेजर रेजिस्टेंस है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखने वाला होगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, क्या हम इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करने जाएंगे या फिर यहाँ से कहीं से रीटेस्ट आएगा और फिर नया सपोर्ट ढूंढ के फिर कंटिन्यू करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, राइट। और इसी का मैं वेट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे कोई खास ट्रेड प्लान नहीं कर रहा क्योंकि इंट्राडे में अभी मैं ट्रेड्स नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा स्कैल्पिंग की तरफ 1-2 हफ्ता शिफ्ट होना चाह रहा हूँ क्योंकि 1-2 स्ट्रेटजीज़ है मेरे पास और 1-2 रीज़न है जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा अपना स्टाइल को शिफ्ट कर रहा हूँ 1-2 हफ्ते के लिए। अगर सही रहा सब कुछ तो 1-2 महीने के लिए भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। एंड दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू कि क्या मैं आपको उसके लिए अपडेट करूँ या उसके लिए अपडेट ना करूँ, आपको खाली इंट्राडे की अपडेट्स देता रहूँ और वो जो मैं कर रहा हूँ मैं पर्सनली करूँ, या फिर उसके भी ट्रेड रिजल्ट्स वगैरह आपको मैं शो करूँ। क्योंकि मैं इंट्राडे में अभी 1-आध महीना ट्रेड नहीं करूँगा, मैं स्कैल्पिंग के अंदर ट्रेड करूँगा। अब आप में से कई लोगों जो स्टूडेंट्स बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो ये पूछेंगे कि स्कैल्पिंग के अंदर शिफ्ट करने का मेजर रीज़न क्या है आपके। तो इसके लिए मेरे पास सबसे बड़ा मेजर रीज़न है रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप चेक करोगे कि पिछले कई टाइम से मेरी ट्रेड्स कैसी जा रही हैं तो यू विल लुक, लास्ट ट्रेड ये थी हमारी बीटीसी की जो मैंने पुल बैक पे शॉर्ट का प्लान करा था, ये वाला। पुल बैक पे जब मार्केट में पुल बैक आया था तो मैं वहाँ पे सेटअप का वेट कर रहा था और मैं काफ़ी टाइम से आपको इसके लिए अपडेट भी कर रहा था कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा तो मैं ऐसे ट्रेड लूँगा। जब मार्केट में पुल बैक दे रहा था उस टाइम पे तो वहाँ पे डबल टॉप मिला मुझे जो कि हमारा ऑलरेडी लेजेंडरी सेटअप है एंड उस पर मैंने ट्रेड किया और उसको ट्रेल करके 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड भी उसमें हमको मिला। तो पिछले 2 महीने की ट्रेड अगर आप जाके मेरी देखोगे तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ अर्न नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट मेरा 10,000 से भी नीचे नीचे का टोटल 2 महीने का प्रॉफिट है, और जो कि काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू जिस तरीके की ट्रेडिंग हुई थी। मैंने काफ़ी सही चीज़ें एनालाइज करी थी, ट्रेड्स भी बहुत अच्छी अच्छी पकड़ी थी, बट ब्रेक इवन के चलते, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड ना मिलने के चलते वो प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा लिमिट हो रहे हैं। तो पहला रीज़न स्कैल्पिंग के अंदर शिफ्ट करने का मेरा है रिस्क एंड रिवॉर्ड, क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं। ओबियसली एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती ही होती है। अगर मैं आपको 1 मिनट का चार्ट दिखाऊं, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट पर ही बेसिकली मैं काम करने वाला हूँ, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप ये छोटा सा बॉटम था जो आज बना था, अगर आप इस छोटे से बॉटम के एग्जांपल से ही देखोगे कि अगर इसके एंट्रीज़ वगैरह हम लगा लें तो अभी तक इसका आप अगर ट्रेलिंग भी करते जाओगे तो इसका रिवॉर्ड देखो आप, इसका रिवॉर्ड आपको 1:10 मिल गया है। यानी कि अगर आपके 10 स्टॉप लॉस भी कंटिन्यू हिट हो गए हैं, उसके बाद आपको एक ऐसा ट्रेड मिल गया तो आपके सारे लॉसेस कवर हो जाते हैं। तो ये पावर है स्कैल्पिंग की। ओबियसली इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है जिसको मैं इस जर्नी में धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्कैल्पिंग इतनी डेंजरस क्यों होती है। क्योंकि हर टाइम आपको सेटअप इतनी ज़्यादा मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि इमोशनल कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ट्रेडर की प्रॉब्लम है, इससे स्कैल्पिंग बुरी नहीं हो जाती। अगर आप कंट्रोल और प्लान के साथ करोगे तो एवरीथिंग विल गो राइट, राइट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट पहले से ही डिसाइडेड है तो मार्केट उससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं लेके जाने वाला। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा इस जर्नी के साथ साथ। अगर आप कहोगे कि मुझे स्कैल्पिंग जर्नी अपनी कवर करनी चाहिए तो येस, अदरवाइज़ मैं आपको सिर्फ इंट्राडे तक ही रखूँगा, फिर हम लोग स्कैल्पिंग के बारे में डिस्कशन नहीं किया करेंगे। और ये रीज़न था मेरा रिस्क रिवॉर्ड का एक रीज़न मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। एंड सेकंड रीज़न है मेरा अपॉर्चुनिटी। अगर आप देखोगे इंट्राडे में बहुत ज़्यादा पेशेंस करना पड़ता है, और अगर एक एक सेटअप मिस हो जाए तो कई कई दिन पेशेंस करना पड़ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोगों को याद होगा जब लास्ट टाइम एक ट्रेड मैंने लिया था लॉन्ग का, इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने 1 आवर के अंदर क्लोजिंग नहीं दी थी और मुझे लगा था कि ये बॉटम प्रिपेयर हो चुका है।
उस क्लोजिंग का वेट करने का जो रूल मैंने वायलेट किया था उसकी वजह से यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। प्लान मेरा लॉन्ग का ही था, लेकिन यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट ने इतना बड़ा कंटिन्यूएशन वहाँ पे दिया था। ये मेरे उस मंथ का सबसे बड़ा ट्रेड हो सकता था, मुझे ऑलमोस्ट 1:5 का 5 to 6 का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता था इस पर। बट उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड दैट्स टोटली पार्ट ऑफ द गेम, मेरे को उससे कोई इशू नहीं है। बट इशू इस चीज़ से है कि उसके बाद 1 2 3 4 डेज़ तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। फिफ्थ डे पे मुझे एक बॉटम मिला जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा बॉटम था, जिसका रिस्क भी बहुत बड़ा था, बट उसे लेना पड़ा क्योंकि ओबियसली 6 दिन तक कोई सेटअप नहीं मिलेगा, ये बात मैं जानता था। उसके बाद आप देखोगे अगले दिन भी कुछ कोई सेटअप नहीं है, 1 2 3 4 5, अगले 5 दिन फिर कोई सेटअप नहीं है, यानी कि 10 डेज़ में सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटी मिली। एक में मेरा अनलकीली स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि रूल वायलेट किया, दूसरे में मेरा ब्रेक इवन आया था। आपको याद होगा जब ये मेरा एक पॉइंट से टारगेट छूट गया था और फिर आके मेरा ब्रेक इवन यहाँ पे हिट हो गया था। स्टॉप लॉस इसमें भी नहीं आया, अगर मैं वेट करता तो मेरा टारगेट ही हिट होता, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग मैं वेट नहीं कर सकता था 1:1 के बाद क्योंकि मैंने ब्रेक इवन प्लान किया था। तो 10 दिन के अंदर मुझे 2 ट्रेड मिली। उसके बाद ओबियसली मुझे एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, आप लोगों को याद होगा, इस बॉटम को हमने कैप्चर किया था, 1:2 इस पे ट्रेड बुक किया था, राइट। वो ट्रेड मिला मुझे, लेकिन 10 से 15 दिनों में सिर्फ 3 ट्रेड थी मेरे पास, और उसमें से भी एक में मैं अनलकीली स्टॉप लॉस हिट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो ये सेटअप भी नहीं मिलता, फिर पूरे 20 दिन के गैप में मेरे को सिर्फ 2 ट्रेड मिलता है, एक ये और एक जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद आप देखो उसके बाद अपॉर्चुनिटी कब मिली, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है 2 दिन, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है 3 दिन, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है 4 दिन, यहाँ सैटरडे को सेटअप मिला। और अब आपको समझ आ रहा होगा कि उस दिन जब मैं भूल गया था कि ये सैटरडे था, उस पर मैंने क्यों ट्रेड लिया होगा। ओब्वियसली क्योंकि इतने टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो इतना पैनिक सा हो जाता है कि आप इतना वेट करते रह जाते हो कि वहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इमोशनली आप थोड़े ड्रिवन हो गए। और उस दिन मैं टोटली फॉरगेट भी कर गया था क्योंकि मैं फ्राइडे नाइट से ही काम कर रहा था, तो मॉर्निंग में मेरे को पता ही नहीं लगा कि ये सैटरडे है, और मैंने इस पर भी एंट्री बनाई एंड देन उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। हो गया मार्केट उसी एरिया से। यहाँ पे एनालिसिस बड़ी सिंपल थी कि इस पूरी रैली का 50% एरिया था और 50% एरिया पे बॉटम बना, बहुत सिंपल एनालिसिस थी, और मार्केट आगे गया भी उसी तरीके से 1:2, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हुआ। एंड इस स्टॉप लॉस के बाद कितने दिन वेट करना पड़ा, 1 2 3 4 5, और आगे और दिखाता हूँ, 5 6 एंड देन 7th डे पे अगला बॉटम मिला। तो ये है रीज़न मेरा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है इंट्राडे में इस टाइम पे 1 आवर के अंदर, एंड दैट्स वाई मैं थोड़े टाइम के लिए स्कैल्पिंग पर शिफ्ट करना चाहता हूँ, ताकि मैं ये चेक करूँ कि मैं जो स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, जो मेरे रीज़न है रिस्क रिवॉर्ड एंड अपॉर्चुनिटी, क्या ये दोनों को मैं ब्यूटीफुली उसमें हैंडल कर पा रहा हूँ विद इमोशनल कंट्रोल। बस ये मेरे रीज़न है और ये दोनों बहुत वैलिड रीज़न है, क्योंकि अगर आप देखोगे मैं एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ काम करता हूँ। $1 लाख इस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो है, एंड उस पर अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने $1000 भी बनाया है। तो इस पर अगर मैं 5% 4% 3% हार्डली निकाल पाऊँ तो वो एक अच्छी ट्रेडिंग मंथ मैं कंसिडर करता हूँ। बट पिछले 1 2 महीने में जिस तरीके की ट्रेडिंग हुई है, मुझे ऐसा लगा कि अपॉर्चुनिटी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही है एंड वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड का भी इशू है। अगर इमेजिन करो, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, अगर इमेजिन करो मेरा 3 से 5 स्टॉप लॉस लगातार लग जाता है, तो यू नो कि उसको मुझे कवर करने के लिए अगला पूरा महीना देना पड़ जाएगा। अगले पूरे महीने में अगर 5 5 6 6 दिन बाद मेरे को एक सेटअप भी मिलता है, तब जाके मैं 3 ट्रेड कर पाऊँगा 18 से 19 20 दिनों के अंदर, और उसमें मेरा लॉस कवर होगा। यानी कि एक महीने में लॉस करूँगा और अगले महीने उससे रिकवर करूँगा, और मेरी ट्रेडिंग के 2 महीने ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये एक छोटा सा रीज़न था मेरा अपना, और ये मेरा पर्सनल रीज़न है, हो सकता है आप लोगों का व्यूज़ में अलग हो। मैंने आपको बस अपना रीज़न शेयर करा है, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो से ना आपको कुछ मिलना है और ना आप उसके अंदर कुछ देने वाले हो, राइट। तो ये मेरी ट्रेडिंग है, इसीलिए मुझे अपने हिसाब से इसे मैनेज करना पड़ता है, और यही चीज़ मैं आप लोगों को ही बोलता हूँ कि अपनी ट्रेडिंग आप अपने हिसाब से मैनेज करो, आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो आप फॉलो कर सकते हो किसी को, बट उसको कॉपी मत करो, क्योंकि उसके रीज़न्स बहुत डिफरेंट हैं और आपके रीज़न्स शायद वो ना हो, और आप खामखा उन चीज़ों में चले जाओ। दैट्स वाई मैं स्कैल्पिंग पर अभी 1 1.5 महीने के लिए ट्रेड करूँगा, और उसके रिजल्ट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा अगर आप लोग चाहोगे तो। और आज मॉर्निंग से भी मेरी एनालिसिस, मैं इसमें बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, लास्ट सपोर्ट ये था, सपोर्ट पे बॉटम बना था, हर चीज़ मैं इसमें देख रहा हूँ कि कैसे रैली आता है। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, सेम ही कंसेप्ट काम करता है, प्राइस थ्योरी यहाँ पे भी काम करती है। सपोर्ट से रैली आया,
रीटेस्ट हुआ 50% एरिया से, फिर मार्केट बैक गया, फिर रीटेस्ट किया, फिर कम बैक किया मार्केट ने। तो ये रैली रीटेस्ट बेस, रैली रीटेस्ट, अपने लास्ट लोज को रिस्पेक्ट करना, हाइज को ब्रेक करना, ये सब इसमें भी चलता है, सेम ही थ्योरी है। लेकिन इमोशनल कंट्रोल यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ है तो मैं आपको कंटिन्यू गाइड भी करता रहूँगा कि किस किस दिन मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें फेस करी हैं, एंड कैसे कैसी जर्नी मेरी जा रही है, और क्या पीएनएल किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, क्या सचमुच जो रीज़न मेरा है कि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट इसमें हो सकते हैं, क्या वो रीज़न सही भी है, या इंट्राडे का पेशेंस ही सबसे सही है। मुझे भी नहीं पता कि स्कैल्पिंग में इंट्राडे से बेटर रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मेरे दो रीज़न थे, उस रीज़न्स को लेकर मैं चाहता हूँ कि मैं 1-1.5 महीना इसमें ट्राई करूँ। अगर इसमें रिजल्ट्स अच्छे निकलते हैं तो श्योरली आई विल कंटिन्यू विद इट, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में कुछ अलग नहीं चाहिए होता, आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी होती है। डेली आपको सिर्फ वेट करना होता है और उसके ऊपर पेशेंसली रूल को इम्प्लीमेंट करना होता है। यही सारी जर्नी होती है। आप पूरी ट्रेडिंग उठा के देख लो मेरी, मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई है। एक एक ट्रेड अब मैं लाइव देता हूँ, पहले तो मैं ट्रेड भी नहीं देता था क्योंकि मुझे लगता था कि इससे शायद दूसरों की ट्रेडिंग इम्पैक्ट ना हो जाए, कि भाई आपका अगर शॉर्ट का व्यू है और मैंने अगर यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड दे दिया, कहीं वो व्यू, वो एनालिसिस आपकी ना बिगड़ जाए। फिर मैंने सोचा कि यार अगर उनको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पा रहा हूँ तो वो खुद भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई मैं कॉन्फिडेंटली आपसे सेटअप पहले ही शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको पता लगे कि जिससे आप सीख रहे हो, जो आपका मेंटोर है, वो एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंटली ट्रेड करता है, राइट। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, एंड मार्केट की एनालिसिस मैंने आप लोगों को दे दी है। वीकली चार्ट भी अगर आपको दिखाऊं तो वैसी ही सिचुएशन बन रही है जैसे हम लोग सोच रहे थे। वीकली चार्ट पर भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, मार्केट हो सकता है यहाँ रीटेस्ट करके फिर कंटिन्यू करने के लिए जाए, और अगर रिवर्सल के लिए चीज़ें देखनी है तो फिर मार्केट को एक बार 1,25,000 जाने दो, उसके बाद हम चीज़ों को रिवर्सल के नज़रिए से प्लान करेंगे। अदरवाइज़ अभी इस तरीके की कोई चीज़ है नहीं रिवर्सल जैसा, मुझे तो अभी कुछ नहीं लग रहा कि डाउन ट्रेंड अब शुरू होगा। मेरे को लगता है कि इस साल के एंड तक हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बेयर मार्केट इस साल के एंड तक मिलेगा देखने को तो मिलेगा कंफर्म, क्योंकि आप एक चीज़ देखो, अगर आप प्राइस थ्योरी भी समझोगे तो ऑलरेडी हम लोग 2023 के स्टार्ट से इस बुल रन में एंटर हुए थे, और अब इस बुल रन को ऑलमोस्ट ये 1 साल, ये 2 साल, और अब ये तीसरा साल, ये 3 साल का बुल रन हो जाएगा। और लास्ट बुल रन आप देखोगे तो वो 2020 के आसपास स्टार्ट हुआ था, और 2022 के एंड में बेयर रन शुरू हो गया था। तो वो 2 साल का था, और अब ये 2.5 साल चल चुका है। तो ऑलमोस्ट बेयर मार्केट भी इन्हीं महीनों के आसपास है, 2-4 महीने 5 महीनों के आसपास है। उससे पहले अगर हमारा टारगेट 1,25,000 20,000 आ जाए तो वेल, नहीं आता है तो फिर हम लोगों को यहाँ कहीं से ही इस तरीके से बेयर मार्केट आता हुआ दिख सकता है ऐसे। लेकिन उसके लिए अभी टाइम है, बहुत दूर की बात है वो, तब तक ग्लोबल कंडीशंस कैसी रहेगी, चीज़ें कैसे, क्रिप्टो कैसे वर्क करेगा, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। और क्रिप्टो तो इतना वॉलेटाइल है कि 8-8 9 9 महीने में यहाँ पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जाती है। जो ओल्ड कॉइन्स आपको लास्ट सीज़न दिख रहे होंगे उनमें से शायद एक भी आज नहीं दिख रहा होगा। तो क्रिप्टो तो टोटली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और वल्नरेबल हो जाता है कई बार, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। लास्ट एक कमेंट आया था रॉकी भाई का, इनके कमेंट में मैंने पिछला एक जवाब भी दिया था जब इन्होंने किया था कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो इनका एक क्वेश्चन था, ओके आई अग्री, जो आप कह रहे हैं वो सही है, आई फील आई एम इन लर्निंग फेज एंड नॉट इन अर्निंग, बट प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है वो ये है कि आई एम नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस कि ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन मुझे करना चाहिए कि नहीं। ये रीज़न, अब रीजंस, इज़ इट गुड आइडिया टू कंसिडर इट एज साइड हसल या कंसिडर एज मनी जनरेटिंग प्रोफेशन, जिसके बेसिस पे फिर मैं अपनी प्रेजेंट जॉब छोड़कर फुल्ली ट्रेडिंग करने लगूँ। या फिर सेकंड पॉइंट, आपका सेकंड रीज़न जो है जिससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, रिस्क टेकिंग एट व्हाट एज एंड एट व्हाट कॉस्ट, 40 years पे इज़ इट वर्थ टू स्पेंड योर टाइम ऑन समथिंग न्यू एंड विच इज़ वेरी लुक्रेटिव एंड रिस्की। आई नो सबकी अलग सिचुएशन है, बट आई फील कि वो एक जो 100% कॉन्फिडेंस सब में मिसिंग है, वो ये है कि क्या मैं अपनी सारी ज़िंदगी ट्रेडिंग में अच्छा कमा के काट सकता हूँ। हाँ, ओके रॉकी भाई, आई गॉट यू। तो सबसे पहला जो आपका रीज़न है कॉन्फिडेंस का, कि आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप कॉन्फ्यूज़ हो कि क्या आपको ट्रेडिंग को अपनी करंट जॉब को छोड़ के फुल्ली ट्रेडिंग को कंसिडर करना चाहिए। नॉट नाउ, क्योंकि जब तक आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है,
जब तक आपने कुछ साल अच्छे रिटर्न्स नहीं बनाए हैं, जब तक आपने अपना कैपिटल ग्रो नहीं किया है साइड हसल कर करके, तब तक आप इसमें इतना कंफर्म नहीं हो सकते, इतना सर्टेन नहीं हो सकते कि यहाँ से कुछ आएगा, राइट। वो कई कई मेरे खुद के 3 से 4 साल ब्रेक इवन थे, जिसमें कोई पैसा नहीं आता, जिसमें आपका पैसा आपकी जेब से जा भी सकता है, और थोड़ा रिकवर करोगे, कभी बनाओगे, कभी रिकवर करोगे। जितने लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या जिन्होंने बहुत अच्छा कमाया है, वो सब ये बात मेरी समझ रहे होंगे कि स्टार्टिंग का टाइम कैसा होता है। स्टार्टिंग के 2 ढाई साल चीज़ें नहीं समझ आती, डाउट्स में जाते हैं आपका सारा टाइम, आपका पैसा बहुत सारा लूज़ होता है अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो। और रूल फॉलो भी कर लोगे तब भी ब्रेक इवन स्टेज आती है, जहाँ पे ना पैसा बन रहा होता है ना ज़्यादा बिगड़ रहा होता है, दोनों चीज़ें हो रही होती है। लॉस होता है, आप रिकवर करते हो, फिर लॉस होता है, फिर आप रिकवर करते हो, ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है भाई, कीप गोइंग। और आप तब तक अपनी जॉब या क्विट मत करो या इसको फुल टाइम मत देखो जब तक आप इसमें एक्सपर्ट ना बन जाओ, जब तक आप इसमें प्रोफेशनल ना बन जाओ, जब तक आपके इमोशंस इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, जब तक आप एक अच्छी स्ट्रेटजी ट्रेड ना कर रहे हो, जब तक आप अपने रूल्स फॉलो ना कर रहे हो, 1 2 साल अच्छे रिटर्न्स ना बना लो। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी बट सिंपल, राइट। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, ये सिंपल है, आपको 2 ही 3 काम करने हैं, लेकिन ईजी नहीं है। आपको बहुत लंबे टाइम तक और बहुत डिसिप्लिन वे में करना है। सेकंड, आपने बोला कि रिस्क टेकिंग एट व्हाट एज एंड एट व्हाट कॉस्ट। 40 साल की उम्र में क्या ऐसे प्रोफेशन में रिस्क लेना चाहिए, अपना टाइम देना चाहिए जो बहुत अनसर्टेन और रिस्की है? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आना चाहिए। और 40 ईयर एज इज़ जस्ट अ नंबर, मेरे ख्याल से कोई भी बंदा कभी भी ट्रेडिंग कर सकता है, ये कोई एज वाला फैक्टर नहीं है। दिक्कत ये होती है कि हम माइंड से कितना रेडी है उस चीज़ के लिए। अगर आप अपनी जॉब में उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हो और फिर आप ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं बैकलैश करेगा ही करेगा, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है। किसी के पास टाइम फ्रीडम ज़्यादा है, किसी के पास मनी फ्रीडम ज़्यादा है। आप देखो आप किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो या फिर किस तरीके से इसको अडॉप्ट कर सकते हो, अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है तो। क्योंकि रिजल्ट्स तो जल्दी नहीं आएंगे और पैसा जाएगा तो जाएगा। आप चाहे उसे 1 2 हज़ार डॉलर लॉस कर लो पूरे साल में, या पूरे साल में 10 20 हज़ार डॉलर लॉस कर लो, प्रोफेशन रिस्की है, पैसा तो आपकी जेब से जाएगा ही जाएगा। अब कितना जाएगा वो आपको डिसाइड करना है, एंड एक माइंडसेट बना के आपको रिस्क लेना है। ये चीज़ मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ। बाकी जो आपने ये चीज़ बोली कि मेरे को इस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि मुझे ट्रेडिंग में टाइम देना चाहिए या नहीं, ये आपका खुद का सेल्फ डिसीज़न होना चाहिए और खुद की सेल्फ एनालिसिस होनी चाहिए कि आपको ये, पहले तो आप प्रोफेशन के बारे में अच्छे से जानो कि ये प्रोफेशन क्या क्या डिमांड करता है, एवरेज कितना टाइम लेता है, एंड कैसे इसमें ग्रोथ होती है। एक बार आपने वो समझ लिया कि इसमें ये चीज़ें होंगी और ऐसे ऐसे जाएंगे, तब आप मेंटली फिगर आउट कर सकते हो कि क्या आपको उस रास्ते पे चलना है या नहीं। जो बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो बड़ी सिंपल होती है कि आपको 1 से 2 साल इसमें लर्निंग के लगते हैं। उस लर्निंग फेज़ में आप बेसिक्स चीज़ें क्लियर करते हो, प्रैक्टिस करते हो, नई नई स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो, स्ट्रैटेजी के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करते हो, साइकोलॉजी होती है, इमोशनल कंट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें। फिर बाकी का टाइम आपका जाता है ट्रेड करके अपने कैपिटल को ग्रो करने में और एक सिंक इन होने में मार्केट के साथ। तो 2 से 4 साल आपके जाने ही जाने हैं, जिसमें शायद आपका कोई पैसा ना बने, या बने भी तो वो इतना ज़्यादा ना बने कि आपको वो वैल्यूएबल लगे या फिर अपनी जॉब से रिप्लेस्ड चीज़ लगे आपको। तो ये आपका पर्सनल डिसीज़न होना चाहिए कि आपको इसमें करना है या नहीं, या फिर आपको एक सेफ़ जगह जाना चाहिए, जैसे कि जॉब होता ही है। ओबियसली जॉब को बहुत सारे ट्रेडर होते हैं मार्केट में जो जॉब को गलत बोलते हैं, बट मैं टोटली इसको कंडेम करता हूँ कि आप इतनी सेफ चीज़ को गलत नहीं बोल सकते, राइट। क्योंकि ट्रेडिंग जहाँ पर 3 से 5% लोग ही सक्सेसफुल हैं, हाईली रिच हैं, एक ऐसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में लोगों को लाके भटका देना कि आप भी कर लोगे, आप भी कर लोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब बकवास है। लॉजिकली जिसने 3 से 4 साल 5 साल घिसे हैं इस फील्ड के अंदर, वो अच्छे से जानता है कि किसी नए बंदे के लिए बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, जहाँ पे कोई पैसा नहीं आ रहा और जा अलग से रहा है। आपकी जेब से पैसा जाएगा जाएगा ज़रूर। आज भी हमारी जेबों से पैसा जाता है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हमें भी बुरा लगता है, कई कई महीने नेगेटिव जाते हैं, हमें भी बुरा लगता है, खुद पे डाउट होता है कि यार स्ट्रेटजी सही काम कर रही है नहीं कर रही है। 2014 के एंड के 3 महीने मेरे ऐसे ही गए थे, जितने लोग फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा। तो होता है ये सारी चीज़ें, अच्छे से अच्छे ट्रेडर भी इन चीज़ों को फील करता है। तो ईजी नहीं है, बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत रिस्की है, और ये वाली साइड सामने आना बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी के। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है रॉकी भाई कि वेदर यू वांट टू स्पेंड योर टाइम ऑन दिस, क्योंकि
पैसा बनता है और बहुत बनता है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जब आप खेलना सीख जाते हो, मैं हमेशा लोगों को यही बात कहता हूँ कि आपको ही पता है फुटबॉल और क्रिकेट कैसे खेलते हैं, मेरे को ही पता है। लोग गलती यहाँ करते हैं कि वो समझते हैं कि गेम समझ आ गया तो वो प्लेयर बन गए। ऐसा नहीं होता। प्लेयर बनने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ढेर सारे लेसन्स, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब लगता है, सालों साल का एक्सपीरियंस लगता है, तब आप प्लेयर बनते हो। गेम को समझ लेना ही प्लेयर नहीं बनाता आपको। तो इसमें टाइम तो देना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है, पैसा भी बहुत सारा लगता है, एक कॉस्टली प्रोफेशन तो है ही, इस बात को मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। मैं आपको यहाँ बैठ के रेकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट इन योर शूज़, और मेरे को आपकी कोई कंडीशन का अंदाज़ा नहीं है, आप कैसे बैकग्राउंड से आते हो, क्या आपके ड्रीम्स हैं, आगे की आपके क्या प्लानिंग्स हैं, आप खुद की पर्सनैलिटी कैसी है आपकी, आप कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हो, ट्रेडिंग में आप क्या खुद की वजह से आ गए या फिर आप किसी फ्रेंड या किसी से इन्फ्लुएंस होके आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब इवन 99% मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। तो ये डिसीज़न आपका पर्सनल होना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी, इस चीज़ में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं ट्रेडिंग के बारे में बता सकता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर आपको सक्सेसफुल होने में कितना टाइम और क्या क्या चीज़ें लगेंगी, एवरेजली आपको क्या क्या करना है, कितनी प्रैक्टिस है, ये सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ क्योंकि ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। बट आई एम नॉट अ लाइफ कोच, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या सही है, वो आपका ही डिसीज़न होना चाहिए। एंड आई थिंक आई डिड माई बेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। मुझे इसका भी जवाब देना रॉकी भाई कि क्या आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिला या नहीं। बाकी आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लेना, क्योंकि आप लोगों की क्वेश्चन की वजह से शायद बहुत सारे लोगों के और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसे ज्वाइन कर लेना बहुत, और यहाँ पे वोट भी कर देना। मैंने तो बोला भी, यहाँ पे पोल भी डाल दिया है कि मैं नई स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं वो रिजल्ट्स आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ तो वोट कर दो। और मैंने अपना जो मार्च और अप्रैल और मई का जो PNL है वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ही रखता हूँ मैं, कुछ छुपाने जैसा मैंने कभी किया ही नहीं है। और बाकी आप लोगों को सीखना है ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से, तो कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। MDC कोर्सेज फ्री चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सब सीख सकते हो। और जितनी ट्रेडिंग मेरे को आती है मैंने सारी इसमें डाल रखी है। आप लोग इससे सीख कर, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। मैं अब जो भी स्कैल्प करूँगा वो सारी ट्रेड वगैरह यहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा। स्कैल्पिंग ना काफ़ी फास्ट होती है, तो मे बी मैं आपको लाइव ना शेयर कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको उसके रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें शेयर करूँगा, और पॉसिबल हुआ तो मैं लाइव भी शेयर करूँगा। इवन मैं सोच रहा था कि स्कैल्पिंग का जो एवरेज टाइम पीरियड होता है वो होता है 15 से 20 मिनट या फिर 30 मिनट, तो मैं सोच रहा था कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके अगर मैं पूरी ट्रेड को रिकॉर्ड कर लूँ तो वो और ज़्यादा मज़ेदार होगा। उसकी रील्स भी बन जाएंगी कि कितना प्रॉफिट चल रहा है लाइव एंड ऑल, तो उसकी रील भी बन जाएगी और आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आएगा उसे देखने में। तो शायद वो भी कर दूँ। तो ये सारी चीज़ देखता हूँ क्या चीज़ें पॉसिबल है या नहीं। प्लान तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, अब पॉसिबल कितनी चीज़ें होती है वो देखते हैं। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।